सिविल अपराइजिंग। तो सिविल अपराइजिंग में हमने कल खत्म कर लिया था फराजीज, पागलपंथीज, सन्यासी, रिवोल्ट खत्म कर लिया था। और अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास पॉलिटिको रिलीजियस, पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट्स। ओके, तो अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आती है जिसपे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बने हैं, ओके, दैट इज द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट, ओके। तो वहाबी मूवमेंट एक्चुअली क्लास, वहाबी मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी। वहाबी मूवमेंट का जो बर्थ प्लेस है ये आपके या अरेबिक पेनिनसुला है, ओके। और टू बी मोर प्रिसाइज इट्स अ आज का प्रेजेंट डे सऊदी अरब है, ओके। अरेबिक पेनिनसुला मतलब टू बी मोर प्रिसाइज सऊदी अरब है, ओके। ओके, वहां पे आपके इब्न वहाब ने ये वहाबी मूवमेंट शुरू की थी। इब्न वहाब ने वहाबी मूवमेंट शुरू की थी, ओके। आप लोगों में से जो लोग कल एब्सेंट थे प्लीज लेक्चर देख लीजिएगा क्लास। ये ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, मतलब एक जमाने में रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत पूछा जाता था। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत कॉमन हो चुका, नहीं ज्यादा पूछा जाता। ज्यादा ट्राइबल रिवोल्ट्स पूछे जाते हैं और आपके सिविल अपराइजिंग पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो सैयद इब्न वहब ने ये मूवमेंट विचारधारा शुरू की थी, ओके। तो वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड, नहीं 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 सर, वो आपके एक तरीके से आपके ब्रिटिश पूरी का पूरा अरब, वो तो बाद में ब्रिटिश ने अरब के एरिया को पूरा कॉलोनाइजेशन किया। पूरा अरब कभी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रही है, ओके। कुछ पार्ट्स इनका, जैसे आपके यमन साइड्स के जो नीचे नीचे एरियाज हैं वहां पे कोस्ट लाइन्स के एरियाज में, ओके। तो जो वहाबी मूवमेंट है इसका शुरुआती जो एम था वो रिलीजियस प्योरिफिकेशन था। रिलीजियस प्योरिफिकेशन, ओके। वहाबी मूवमेंट का जो शुरुआती एम था वो रिलीजियस प्योरिफिकेशन था। रिलीजियस प्योरिफिकेशन मतलब द टू रिसरेक्ट द इस्लाम, ओके। टू रिसरेक्ट द इस्लाम, इस्लाम को पुनः खड़ा करना, ओके। फिर अगेन, अब जब ये कॉन्सेप्ट था टू रिसरेक्ट द इस्लाम, रिलीजियस प्योरिफिकेशन, तो इसका बट ऑब्वियस है सेकंड इसका जो कॉन्सेप्ट था कि गौरव जी इसका मतलब क्या होता है? जहां इस्लाम नहीं पहुंचा, यस। ये तो मैच दी फॉलोइंग में प्रीलिम्स में कई बार बनता है। दरुल हब मतलब द लैंड ऑफ इनफिडल्स, मतलब सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन, जहां इस्लाम नहीं पहुंचा, नहीं, द लैंड ऑफ इनफिडल्स। दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाना है। अब कंट्रोवर्सी तो होगी होगी, जब दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम बनाना है तो कंट्रोवर्सी होगी होगी भाई। आप जबरदस्ती रिलीजन को कन्वर्ट कराने की बात कर रहे हैं। तो ये आपके इब्न वहाब की टीचिंग थी, इब्न वहाब वहाबी मूवमेंट की टीचिंग थी। अब भारत में किसने शुरू की? भारत में ये मूवमेंट शुरू की आपके मौलवी थे सैयद अहमद बरेलवी, ओके। सैयद अहमद बरेलवी, ये जनाब आपके जाते हैं मक्का या हज पे जाते हैं, ओके। ये हज पिलग्रिमेज पे जाते हैं सैयद अहमद बरेलवी। वहां इनकी मुलाकात होती है इब्न वहाब से, और इब्न वहाब से मुलाकात करने के बाद
he was quite impressed by his thinking, thoughts, teaching. और सैयद अहमद बरेलवी भारत में आकर के वहाबी मूवमेंट शुरू करते हैं। तो वहाबी मूवमेंट का ओरिजिन यहां नहीं हुआ है, वहाबी मूवमेंट का ओरिजिन हुआ है सऊदी अरब में। ओके, इसलिए अब यहाँ पे क्या है, शुरुआत में जब ये सैयद अहमद बरेलवी इन्होंने शुरुआत किया तो किसके खिलाफ दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने को कहा? सर सिक्स। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सिखों के खिलाफ। क्योंकि रंजीत सिंह ने जो आपका जो आज का पाकिस्तान एरिया है, रंजीत सिंह ने वो पूरा का पूरा उस समय या तो मुगल्स के था, बाद में मुगल्स के बाद जो मुस्लिम स्टेट्स थे वो एरिया था अफगानिस्तान का जो इलाका, और जो आपका आज का जो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, तो उसको उन्होंने कैप्चर कर रखा था। रंजीत सिंह ने एम्पायर बना रखा था। तो सैयद अहमद वहाब ने सबसे पहले रंजीत सिंह के खिलाफ वहाबी मूवमेंट शुरू की। बट 1839 में जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके 4-5 साल बाद ब्रिटिश एनेक्स कर लेते हैं, तो सिख तो रहे नहीं, तो किसके खिलाफ शुरू करेंगे? ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स कर लिया था। तो ये टारगेट किसके ऊपर हो गई? ब्रिटिश। और फिर यहां से शुरू होता है वहाबी मूवमेंट वर्सेस ब्रिटिश। और ये मूवमेंट काफी लंबी चली थी, मतलब 1860 तक। एक एक प्रिजनर्स को या तो जेल भेजा गया, कुछ लोगों को तोप के से उड़ा दिया गया। सबसे यूनिक बात क्या है इस मूवमेंट की, अब तक इस पे भी कई लोगों ने पीएचडी कर ली है, रिसर्च कर ली है, ओके, कि जब आप जस्ट मिनट, कि जब आप ब्रिटिश के खिलाफ थे, पर इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया। ये यूनिकनेस है, ये कॉन्स्पिक्यूअस है। कॉन्स्पिक्यूअस समझते ना, अजीब सी बात है। और इसका हिस्टोरियंस भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इफ यू आर सो मच एंग्विश विद द ब्रिटिश, सो मच अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द 1857 रिवोल्ट। पर इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। इनकी फिर मूवमेंट के एक अलग ही चीज है। ओके, इनके कई ट्रायल्स हुए, मालदा ट्रायल्स हुआ, ओके, आई विल टेक पटना ट्रायल हुआ। मैं आपको ये सारा चीज पूरा सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ, वहाबी मूवमेंट जितना हम पढ़ाएंगे उसके बाहर देखने की कोई जरूरत है ही नहीं, टेक माई वर्ड। ओके, क्वेश्चंस इन्हीं मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, हेडिंग डाली क्लास वहाबी मूवमेंट। ओके, वहाबी मूवमेंट आज क्योंकि ये बड़ी मूवमेंट है, एक वहाबी मूवमेंट टारगेट करेंगे, वो तो कंप्लीट ही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कुका। ओके, तो आज आपकी पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल हम उठाएंगे डिस्पोज्ड जमींदार्स एंड डिस्पोज्ड जो किंग्स हुए हैं उनकी मूवमेंट्स उठाएंगे, अपराइजिंग्स उठाएंगे। आज पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट में यही दो मूवमेंट होंगे क्योंकि दोनों बहुत बहुत बड़ी हैं। ओके, ये क्लास वहाबी मूवमेंट। The Wahhabi movement originally, the Wahhabi movement originally started by Muhammad ibn Abul a Wahhab in the Arabian Peninsula. Muhammad ibn Abul a Wahhab in Arabian Peninsula, precisely Saudi Arabia, today's Saudi Arabia, precisely Saudi Arabia. Saudi Arabia. It was totally a religious movement. It was totally a religious movement whose aim was the purification of Islam. Purification of Islam. The main objective of this movement was to convert Darul Harb to Darul Islam. Darul Harb to Darul Islam.
अगर नहीं मालूम है तो ब्रैकेट में लिखेंगे दारुल हर्ब का लैंड ऑफ इन्फिडल्स, काफिरों का देश, और दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम के अनुयायियों, फॉलो द फॉलोअर्स ऑफ कंट्री ऑफ इस्लामिक फॉलोअर्स। हाँ, INFIDELS, INFIDELS, इन्फिडल्स मतलब काफिर। ओके, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं? किसके बारे में आज का एडिटोरियल, किस बारे में था? ओके, चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक ठीक। ओके, टू कन्वर्ट लैंड ऑफ इन्फिडल्स टू लैंड ऑफ इस्लाम, thus thus this movement aims aims to aims to spread aims to spread Islamic theology, full stop. In India, the Wahhabi in India, the Wahhabi movement was started by Sayyid Ahmad Barelvi, of Rai Bareli, not Bareilly. यूपी में दो जगह है ना, राय बरेली एंड बरेली। ओके, सैयद अहमद बरेलवी ऑफ राय बरेली एंड शाह अब्दुल अजीज तो इंडिया, आपके इंडिया में सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज। ध्यान रखना, इस बार का लेक्चर इस पे अपग्रेडेड है। आपके जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पहले पढ़ाया था, इनमें ये सब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया था, उसमें कट शॉर्ट है क्योंकि क्लास, क्योंकि जैसे मैंने देखा ना क्वेश्चंस भी अपग्रेडेड बन रहे हैं, तो आपको लेक्चर्स भी हम सेम नोट्स नहीं परोस सकते कि जो नोट्स हमने आज से 2 साल पहले पढ़ाए थे वही नोट्स आपको मैंने डिक्टेट कर दिया। ओके, इस बार के पिछले जो मतलब इवन देन आपके जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से 2019-20 अनिरुद्ध हैं जो आपके साथ पीछे पुराने बैठते थे, बसंत, ये लोग, बसंत तो शायद ऑनलाइन नहीं आज आए हैं बसंत। ओके, जैसे अनिरुद्ध हैं, बसंत हैं। ओके, अगर आपने पहले मेरे से पढ़ रखा है तो आज ये लेक्चर आप देखेंगे, लेक्चर अपग्रेडेड है, इसमें काफी सारे फैक्ट्स जो पहले लेक्चर में नहीं बताए गए थे। ओके, दैट्स व्हाई मैंने कहा आज जो बता रहा हूं ये मत सोचिएगा मैं यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस से उठा के लाया हूं, कुछ नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस में ये सब कॉन्सेप्ट फैक्ट्स नहीं आते हैं ऑप्शनल मेंस में, उसमें एनालिसिस आती है। ओके, ये सब आपके जीएस की ही बुक से है, बट हाँ डिफरेंट जीएस की बुक्स से, ये एक जीएस की बुक्स में नहीं है। ओके, इससे पहले मैंने पढ़ाया था, वो भी डिटेल से पढ़ाया था, बट लगा कि क्वेश्चंस अब वो और डिग करके क्वेश्चन पूछ रहा यूपीएससी, तो ये है। अब जैसे पिछली बार लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि सैयद अहमद बरेलवी ने ही शुरू की थी, सेकंड पर्सन वाज मिसिंग, बट इनके साथ ये थे। अब इस बार ये नया है कि सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के थे, राय बरेली के थे, पिछली बार नहीं पढ़ाया था। है, देखिए सिंपल बात है क्लास, देखो गाइस, पढ़ाने के लिए ना पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है। मेरी जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अच्छी फैकल्टी हो, आई डोंट नो, बट हो सकता है आप कंसीडर ना करते हो कि मैं अच्छी फैकल्टी हूँ। ओके, पर कोई भी फैकल्टी हो, अगर सीरियस फैकल्टी हो, आई विल रेदर से सीरियस, नॉट अच्छी, सीरियस फैकल्टी हो, तो उसको अपग्रेड करने के लिए, अपने लेक्चर को अपग्रेड करने के लिए उसको कंटिन्यूस पढ़ना होता है। हाँ बिल्कुल, 100% क्लास मेरे मतलब ऑन एन एवरेज मेरे घर पे मिनिमम हफ्ते में एक किताब अमेजन से आती ही रहती है। अमेजन हम पक्का एक किताब आती रहती है हाँ। तो कहने का मतलब अब जैसे मैंने अभी आपको 1857 पढ़ाया, एक मेरे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, राकेश पाठक, डॉक्टर राकेश पाठक की पूरी किताब है सिंधिया और 1857।
आपके मध्य प्रदेश की ग्वालियर के यहाँ सिंधिया 18,000। मैंने अभी आपके 18,000 मैंने वो पूरा सेट पढ़े। और भी फैक्ट्स बता सकता था पर मुझे लगा नहीं कि उसमें एक्स यूपीएससी के एग्जाम में कुछ और ज्यादा आएगा। पर हाँ, आप जब किताब पढ़ते हो तो आप खुद इनरिच होते हो। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पहले वाले लेक्चर्स में नहीं मिलेंगी आपको। तो इट विल बी लाइक, जैसे मैंने कल आपको कुछ और मूवमेंट बनाई, सन्यासी रिवोल्ट। पिछली बार इतना डिटेल से सन्यासी रिवोल्ट नहीं पढ़ाया था, क्योंकि कुछ किताबें ऐसे मेरे को मिली हैं जिसमें बहुत बढ़िया पॉइंट वाइज से सारा चीज दे रखी है। ओके, तो वो चीज, मेरा मेन पर्पस यही है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसको क्लास नोट्स के अलावा और किताबें ना देखनी पड़े। ओके, तो लिखिएगा, शाह अब्दुल अजीज participated participated in this movement. The Bareilwy Sayyid Ahmad Bareilwy was initially employed in the Tong Principality. हाँ, वेरी गुड, मैं पूछने ही वाला था आप लोगों से। इन द टोंग प्रिंसिपैलिटी, कम सिट ओवर हियर। ओके, टोंग प्रिंसिपैलिटी, when when the when the king of Tong submitted to the English, when the king of Tong submitted to the English, he left the job. And devoted himself completely into religious affairs. And devoted himself completely into religious affairs. And devoted himself completely into religious affairs. He was totally against. Against the modern changes in the Islamic society. In 1821, हाँ, conservative. In 1821, he went to Hajj, where he met Muhammad ibn Wahib, वो जो मैं पूरा नाम लिखवाया था, where he met Muhammad ibn Abul Wahib. He was quite influenced by the teachings. And when he returned back to India, teachings by his teaching, his मतलब Wahib की teaching. And when he returned back to India, he started the Wahhabi movement. Somewhere around 1825. In Punjab, against Sikh. बैक में लोग रंजीत सिंह, उस समय रंजीत सिंह ही रूल कर रहे थे सिख का, अगेंस्ट सिख. In 1826, he declared himself Khalifa.
declared himself Khalifa. In 1830, for a brief time, he even captured Peshawar. And minted the coins of his own name. Minted the coin of his own name. अपने नाम के सिक्के चलाए. Minted the coin of his own name. However, in 1831, he died in a battle against Sikh. He died in a battle against Sikh. But before his death, he appointed many vice regents, many vice regents like Vilayat Ali, like Vilayat, Vilayat, Vilayat Ali, Shah Muhammad Hussain, लिख लेंगे ना, शाह मोहम्मद हुसैन, HUSSAIN, हुसैन. फरहत हुसैन. अब मजे की बात क्या है, ये तीनों जो लीडर थे, ये तीनों लीडर बिहार के पटना के रहने वाले थे. तो अब ये जब जहां के रहने वाले हैं तो वहां के एरिया को भी प्रभावित करेंगे. तो पहले जो मूवमेंट सिर्फ पंजाब में कन्फाइंड थी, वो मूवमेंट भारत के अगेन अलग अलग एरिया में स्प्रेड होने लग गई. पहले इनिशियल, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, इनिशियली दिस मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट वाज कन्फाइंड टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट लेटर पार्ट, जब इनकी डेथ के बाद, ये रुहेलखंड, बिहार, बंगाल, हर एरिया में फैलने लग गए थे. फिर इन्होंने, और यही तो हिस्टोरियन क्वेश्चन करते हैं, ये फिलहाल अपने मतलब हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब आप में ब्रिटिश के प्रति इतनी नफरत थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे थे, तो 1857 ने तो आपको मौका भी दिया था, रिवोल्ट ऑफ 1857. ये हिस्टोरियन आज भी आश्चर्य करते हैं कि इन्होंने, वहाबीज ने मुखर समझते हैं, सामने आकर के क्यों नहीं 1857 के रिवोल्ट में हिस्सा लिया. उसमें वहाबी का पार्टिसिपेशन नहीं देखा जाता. वहाबी का पार्टिसिपेशन अगेंस्ट ब्रिटिश या तो 1857 से पहले देखा जाता है या 1857 के बाद देखा जाता है. 1857 में नहीं देखा जाता. ये यूनिकनेस है, कॉन्स्पिक्यूअस है. इस पे भी जैसे कई लोग हिस्ट्री में ना PhD करते हैं, तो एक टॉपिक पे करते हैं, कई लोग इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि वहाबी का मूवमेंट 1857 रिवोल्ट में क्या था. क्या ये छुप करके सपोर्ट कर रहे थे या ये डर के मारे नहीं सपोर्ट कर रहे थे, गॉड नोस. ओके, इस पे अगेन अगर आप कभी आप डिटेल से हिस्ट्री बुक पढ़ोगे तो आप भी इस क्वेश्चन मार्क पे देखोगे, हिस्टोरियन क्वेश्चन मार्क करता है कि वहाबी का 1857 रिवोल्ट में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, बट उनका मेन एक्शन अगेंस्ट किसके था, ब्रिटिश के था. ओके, लिख लीजिए. Thus, the movement which was started in Punjab spread to Rohilkhand, Bihar, Bengal, and even Deccan. Bihar, Bengal, and even Deccan. Wahhabi imparted training in use of arms. Wahhabi imparted training in use of arms. Initially, they raised the holy war against Sikh. Initially, they raised the holy war against Sikh. But when
But when British annexed Punjab, but when British annexed Punjab, they started the holy war against British. They started the holy war against British. Full stop. Vilayat Ali became the leader of Wahhabi. Vilayat Ali became the leader of Wahhabi after the death of Sayyid Ahmad. And when he died, So please repeat. Vilayat Ali became the leader of Wahhabi. Became the leader of Wahhabi when Sayyid Ahmad died. And after the death of Vilayat Ali, his son Inayat Ali. And after the death of Vilayat Ali, his son Inayat Ali, in 1852, his son Inayat Ali, in 1852, led the movement he prepared Wahhabis to declare a full-scale war against British, and he openly preached sedition. I hope you must be aware of this word sedition. क्या होता है? हाँ, sedition. Okay, देशद्रोह. Okay. Again, openly preached sedition and Meerut, Bareilly, Delhi, and in Bengal. British defeated Inayat Ali in 1853. And he died at Swat Valley. Where is Swat Valley? It's more in Pakistan and bounding Afghanistan. Okay, Swat in 1858. He was succeeded by Maqsood Ali. Maqsood Ali. Maqsood Ali. MAQSUD. Maqsood Ali. And he started preaching against British. They made Sitanna. SITTANA. Sitanna. लिख लीजिए. A place in Northwest Frontier Province.
which became headquarter of Wahhabis. Northwest Frontier Province, which became headquarters of Wahhabis from 1850 onwards. Headquarters of Wahhabis. Wahhabis from 1850 onwards. ओके तो वहाबी ने 1850 में सितन्ना कहाँ था? ये अगेन स्वाट और अफगानिस्तान के एरिया के बीच में कोई छोटी सी जगह थी सितन्ना, वहां पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। लिखिए नेक्स्ट लाइन। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वहाबी डिड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वहाबी डिड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। Did not play an important role. Maqsood Ali died in 1861. Died in 1861. And he was succeeded by Abdullah. And he was succeeded by Abdullah. Abdullah. Next. देखिए क्लास, British expedition against Wahhabis. British expedition against Wahhabis. उलेमा मस्जिद के एक क्यों हेड को उलेमा कहा जाता है? जो रिलीजन कम्युनिटी का इन जनरल जो मेन उलेमा होता था, जो किंग का जो मौलवी होता था उसे उलेमा कहा जाता था। किंग का तो मौलवी होता ही नहीं था हेड उलेमा, कोई उस समय किंग ही नहीं था ब्रिटिश उसका, मुस्लिम किंग का। अब जैसे अकबर के समय में जो अकबर का मौलवी जो मेन होगा, हेड थियोलॉजी होगा ना, उसे उलेमा कहा जाएगा, वो हेड उलेमा होगा। वैसे तो इन जनरल उलेमा क्या होता है, आप जो बात कर रहे हो ना वो खलीफा की बात कर रहे हो। खलीफा आपके टर्की में जो खिलाफत आंदोलन से पहले खलीफा टर्की में आपके स्टैब्लिश रहा करता था। उलेमा का मतलब होता है कि हु इज वेल वर्स्ड इन इस्लामिक रिलीजियस लॉज। अ मौलवी कैन बी एन उलेमा, अ मौलवी कैन बी एन उलेमा। ओके, जिसको मुस्लिम्स पूरी तरीके से रिलीजियस मानते हों, अब तो खलीफा नहीं रहा। ओके, तो वो टर्की में जो टर्की का जो रूलर होता था उसे खलीफा कहा जाता था। और जब उसको ब्रिटिशर्स ने हटाया तो भारत में जो मूवमेंट शुरू हुई, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। एक्चुअली उसका वो मिसनोमर है, असल नेम उसका था खलीफत आंदोलन। खलीफत आंदोलन क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ थी, तो खलीफत आंदोलन ही बाद में बना खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, मेन मकसद क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिस्टोर द टर्की टू द खलीफा। ओके, तो उलेमा कोई भारत का कोई ऐसा, भारत का कभी कोई एक उलेमा नहीं हुआ, ध्यान रखना। मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, भारत का कोई उलेमा नहीं रहा। अब उलेमा होता कौन था भाई? जो किंग रूल कर रहा है, बादशाह रूल कर रहा है, सुल्तान जो रूल कर रहा है, वो जिसको अपने हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट बनाएगा, वही उलेमा होता था, मेन उलेमा। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, क्लियर है। लिखिए, अब क्या हुआ है क्लास? ब्रिटिश एक्सपीडिशन अगेंस्ट वहाबीज। अब ब्रिटिश एक्सपीडिशन अगेंस्ट वहाबी का मेन एरिया क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, ये वहाबी का मेन एरिया था। ब्रिटिश को ये डर सताने लग गया कि अगर वहाबी पे कंट्रोल नहीं किया, अगर वहाबीज अफगान से मिल गए और रशिया ने इनको सपोर्ट कर दिया, तो विद द हेल्प ऑफ अफगानिस्तान एंड रशिया, वहाबी कैन बिकम अ सीरियस चैलेंज टू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। समझ रहे हो? क्योंकि ये ऑलरेडी अफगानिस्तान के बॉर्डर में थे। अफगानिस्तान में ब्रिटिश कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो ब्रिटिश को ये
डर लगा कि अगर रशिया ने आपके अफगानिस्तान के साथ मिलकर के आपके वहाबीज को सपोर्ट कर दिया तो इट विल बी लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। तो ब्रिटिश का पहले से ही एम क्लियर था, वहाबीज के एरिया को खत्म कर दो, और खासतौर से नॉर्थ वेस्ट एरिया से तो खत्म ही कर दो है। हाँ उस साइड एरिया में ज्यादा थे, एरिया में ज्यादा थे। ओके लिख लीजिए। हाँ हाँ वो बरेलवी सेक्ट है, वो बरेलवी सेक्ट है, जैसे देवबंद सेक्ट है ना वैसे बरेलवी सेक्ट है। नहीं नहीं वो तो बरेलवी है, वहां के मौलाना पढ़े हुए थे, वो बरेलवी सेक्ट को फॉलोअर करते थे। जामा मस्जिद के जो हेड हैं। हाँ हाँ वो बहाई है, BAHAI बहाई फेथ है। वो बहाई वो तो मॉडर्न टाइप का है, जो सभी ईश्वर में को मानते हैं, हम सभी धर्म। ओके वो बहाई है, वो बहाई फेथ है। ओके लोटस टेम्पल। ओके वो थोड़ा यूटोपियन बातें करते हैं बहाई फेथ, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी बात है सभी धर्म को मानना। ओके मतलब वो एक ऐसी बातें करते हैं जो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहाई फेथ। ओके वो सभी आप कभी लोटस टेम्पल के अंदर गए हैं, कितने लोग गए हैं? ओके वहां पे सारे रिलीजियस सिंबल्स और सारे रिलीजियस टेक्स्ट का है कि मतलब सही भी बात है, मतलब अगर आप देखा जाए तो सारे रिलीजन में एक ही बातें तो कही गई। कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि हम ही सुप्रीम है। ओके सारे रिलीजन एक ही बातें कहते हैं। ओके तो वो हाँ हाँ नहीं देखिए वहाबिज्म उसका उनका रिलेशन नहीं है। ये अगर आपने मॉडर्न को जोड़ा है, वहाबिज्म अभी भी एक्टिव है सऊदी में है। हाँ ये भी आपने शुरुआत का लेक्चर मिस कर दिया है, जो आप टेक द लेक्चर। ओके जो आपने मिस किया है ना उसमें वहाबी शुरू सऊदी से ही हुआ था। सैयद अहमद रजा, सैयद अहमद बरेलवी वहां से इंडिया ये टीचिंग्स लेकर के आए थे। ओके तो आज भी वहाबिज्म एक्टिव है सऊदी में कुछ सेक्ट, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ISIS की जो टीचिंग, ISIS है कंजर्वेटिव, उन्होंने ये कहते हैं कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही रिलीजन है दैट इज ओके। तो अभी भी वहाबिज्म, ये वहाबिज्म ये जो टीचिंग है ना ये वहाबिज्म ही है नहीं एंटी इंडिया नहीं, एंटी अमेरिका भी है, एंटी रशिया भी है। अब वो बात अलग है कि रशिया अमेरिका को काउंटर करने के लिए इनको हथियार सप्लाई करता है, और दोनों देश अमेरिका और रशिया दोनों देश क्लास इन ऐसे संगठनों को हथियार बेच करके पैसा कमाते हैं। ये तो तुम्हें हथियार चाहिए, तुम्हें बुलेट चाहिए, हमसे लो, इतना पैसा हमें दे दो। और ये सारे जो होते हैं ये ऑफिशियल नहीं होते, ये सब इनके सीक्रेट एजेंसीज के कई छोटी छोटी मिनी एजेंसीज होती हैं, वो इन सबको उनका भाई जो हथियार बना रहा है उनका बिजनेस तो तभी चलेगा जब युद्ध होगा। इसलिए जो इन सब लोगों को सपोर्ट किया जाता है कि हाँ भाई तभी तो हथियार बेचेंगे। देन आई विल टेक द इंडियन इकोनॉमी एंड आई विल टेक द एग्रीकल्चर। ओके एग्रीकल्चर में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाएंगे ना, तो ग्रीन इवोल्यूशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे भी कई थ्योरीज है, कई थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी है जो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेट की जाती है, बहुत सारी थ्योरीज हैं वो अलग, पर एक थ्योरी ये है जो वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेट की जाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज्यादा गोला बारूद और इतना ज्यादा केमिकल बन गया था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी कि अब इस केमिकल का क्या करें। विस्फोटक में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? अमोनिया, यूरेनियम नहीं यार, तो परमाणु क्यों लिए जाते हो? अमोनिया और नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा होता है। और फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? अमोनिया और नाइट्रोजन। तो एक थ्योरी ये होती है कि अमेरिका ने इस तरीके के कह के ये जो इतना बड़ा हमने जो ढेर लगा रखा है बारूद का, इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे अब कंट्री तो अब लड़ाई नहीं हो रही, जबरदस्ती थोड़ा खरीदेंगे, इसको दूसरे एंगल से बेचो। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक ऐसा प्लान बनाया गया, एक ऐसा प्लान बना, ये थ्योरी है, मतलब आप इसे लिख मत देना एग्जाम में मेंस में, मतलब क्योंकि देखिए क्लास वही ना, मैं जब आप कई किताबें पढ़ते हो तो कई किताबों के कई एंगल्स नजर आते हैं। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा तो उसमें एक बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की भी थ्योरी है कि ये जबरदस्ती डिराइव, ये जबरदस्ती शुरू किया रेवोल्यूशन,
क्यों शुरू किया रेवोल्यूशन है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी उन्होंने इतना गोला बारूद बना रखा था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो गोला बारूद यूटिलाइज ही नहीं होने वाला था है सर। वो आपको मैं बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि द ओरिजिन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब मैं ये एक चीज आप समझ रहे हो, ये मैं आपको एक कैजुअल वे में बता रहा हूँ, ये मन मालूम होना चाहिए ये चीज। इसी जैसे अब मेरे ख्याल से पता नहीं आप समझे नहीं समझे, एक ये भी थ्योरी है कि अमेरिका ने कभी चंद्रमा पे कॉन्कर किया ही नहीं। मतलब एक अभी भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जैसे जैसे दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि अमेरिका ने खुद ही ट्विन टावर्स गिराए, तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो ये सब थ्योरीज होती हैं। कोविड कहा जाता है कि आपके अमेरिका चाइना और अमेरिका के मिली भगत से, तो दीज आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। बट हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई, इंसान की सोच कितनी दूर तक जा सकती है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने एक ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक ऐसा प्लांट विकसित किया जो कि बहुत वीक था। ओके, जो कि अगर 24 आवर्स सनलाइट नहीं है तब भी उग सकता था, बशर्ते उसको हैवी फर्टिलाइजर, हैवी वाटर और हैवी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दिए जाए। तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड किस केमिकल से बने? किसकी दुकान चली? अमीर देशों की दुकान चली। तो सर मतलब कौन, ये सब थ्योरीज हैं। हाँ, बस हाँ, और हाँ, जो नेटिव सीड्स को माना जाता है, फिर आपको वही HYV सीड सी करने पड़ेंगे। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये सब चीजों में बुक्स पे ज्यादा ध्यान दो। ये सब चीजें क्लास जो पढ़ा रहे हैं ना, जो उनके लिए तक सहमत, क्योंकि एक्चुअली हम जब तक 10 एंगल नहीं देखेंगे ना, तो हम आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे पाएंगे। और आपको मेन चीज पे ध्यान रखना, प्रॉपर एनालिसिस पे, बस, और किसी चीज पे नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कई किताबें आपको मैं कई किताबें और बता सकता हूँ, बट वो आपके लिए अभी फ्यूटाइल है। वो है ही नहीं आपके लिए पढ़ने को। जब आप सिलेक्ट हो जाओ तब आप आराम से किताब खरीदो और आराम से लेजरली किताब पढ़ो, पर अभी ये सब चीजें नहीं है। तो ब्रिटिश ने ये जो इस वहाबी मूवमेंट को आपको वहाबी मूवमेंट को किल करने के लिए मेन एस्पेक्ट ब्रिटिश की थ्योरी यही थी कि अगर वहाबी का जो वेंचर अफगानिस्तान और रशिया के साथ हो गया तो देन ब्रिटिश एम्पायर कैन बी इन पेरल। ओके, लिख लीजिए क्लास। द ब्रिटिश took action against Wahhabis. The British took action against Wahhabis because because they were of the opinion they were of the opinion that if Wahhabis get assistance from Afghanistan, they were of the opinion that if Wahhabis get assistance from Afghanistan and Russia, Afghanistan and Russia, it would be very difficult for British assistance from Afghanistan and Russia. It would be very difficult for British to control the movement, to control the movement, and thus British took 16 expedition against Wahhabis between 1850 to 1857. Took 16 expedition to Wahhabis. (1850 to 1857) and all failed. 16 के 16 फेल्ड हो गए. At last in 1858, Sir Sidney Cotton. At last in 1858, Sir Sidney Cotton captured Sitanna. However, in July 1863,
However, in July 1863, Wahhabis recovered Sitanna. Wahhabis recovered Sitanna. Sitanna. And failure of Sir Neville Chamberlain. And failure of Sir Neville Chamberlain to recapture it. Wahhabis were badly defeated. Wahhabis were badly defeated in November 1863. In November 1863, November 1863, by General Garvok. By General Garvok. Garvok. And from then onwards, British defeated Wahhabis in many successive battles. British defeated Wahhabis in many successive battles. British started state trials against Wahhabi leaders. British started state trials against Wahhabi leaders. State trials against Wahhabi leaders. Like Ambala trial in May 1864. Ambala trial in May 1864. Where leaders like Yahya Ali, Abdul Rahim, Yahya, Yahya, Yahya Ali, Rahim Khan, Abdul Rahim Khan, पूरा नाम है Abdul Rahim Khan, Muhammad Jafar, JFFER, were transported for life. Muhammad Jafar were transported for life. For life. Number 2, Patna trial, 1865. In this trial, Ahmadullah was transported for life. Ahmadullah, लिख लेंगे ना Ahmadullah. In this trial, Ahmadullah was transported for life. Malda trial. Where is Malda? West Bengal. Malda trial in 1870. Maulvi Amiruddin. Maulvi Amiruddin was transported for life. तो सबको मतलब देश के बाहर ही पूरे आजीवन भेज दिया. राजमहल ट्रायल in 1870. Ibrahim was transported for life. Ibrahim was transported for life. देखिए, thus by 1870
The Wahhabi movement was crushed completely. By 1870, Wahhabi movement was crushed completely. Completely. It is to be noted that it is to be noted that the Wahhabi movement was first against Sikh and then against British Empire. Was first against Sikh and then against British Empire. आप लोग में से जो लोग उत्तराखंड पीसीएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हैं, वहाबी मूवमेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है 125 वर्ड्स के लिए. ओके. It was against first against Sikh and then against British Empire. And this movement wanted to establish Islamic State in India. This movement wanted to establish Islamic State in India, and therefore the character of this movement was neither a political nor religious but communal. The character of this movement was neither the political nor religious but communal. कम्युनल समझते ना, सांप्रदायिक ना. ये वैसे मैंने ये पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ाया है, पर ये कम्युनल मूवमेंट थी. मतलब जो कहा जाए कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, दैट इज इस्लाम. ओके, और कोई धर्म नहीं रहेगा. तो कम्युनल मूवमेंट थी. ओके, पहले सिख के अगेंस्ट थी, फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट थी. कंप्लीटेड क्लास. ये पूरा वहाबी मूवमेंट कंप्लीटेड है. इसके डिटेल से और ज्यादा नहीं आएगा. मैंने आपको सारे मालदा ट्रायल्स, राजमहल ट्रायल, पटना ट्रायल, ये सारा चीज पढ़ा दिया. ओके. देन किस किस समय में सितन्ना कैप्चर हुआ था, ब्रिटिश कौन कौन से जनरल ने जीता, ये पढ़ा दिया. और इनके मूवमेंट के लीडर्स हेड कौन थे. ओके. नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट फ्रॉम पंजाब ओनली, दैट इज द Kuka movement. Again, class, this movement was started as a political religious movement. मतलब religious reform movement थी. religious reform movement थी. अब पंजाब को जब रंजीत सिंह के बाद, रंजीत सिंह की डेथ के 4 साल बाद डलहौजी ने एनेक्स कर लिया, तो कुका मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश. ब्रिटिश को हटाना है और पंजाब में सिख स्टेट को फिर से स्टैब्लिश करना है. तो अगेन इट बिकेम, मतलब जो रिलीजियस मूवमेंट थी उसका टोटल एम डायरेक्शन किससे ओर हो गया, पॉलिटिकल मूवमेंट हो गई. ओके. तो पॉलिटिकल मूवमेंट, ये पंजाब की बहुत मेजर मूवमेंट थी. हेडिंग डाली क्लास, कुका मूवमेंट. देखिए, द कुका मूवमेंट इन पंजाब was also like the Wahhabi movement, a religio-political movement, a religio-political movement, religious aim was reformation of Sikhism. Religious aim was reformation of Sikhism, and political aim was restoration of Sikh sovereignty in Punjab. Restoration of Sikh sovereignty in Punjab. Restoration of Sikh sovereignty in Punjab. SOVEREIGNTY. Okay. Sovereignty in Punjab by driving the British away.
देखिए, this movement was started in 1840. This movement was started in 1840 by Bhagat Jawahar Mal. By Bhagat Jawahar Mal, popularly known as Sian Sahab. Popularly known as Sian Sahab. In the western area, in the western Punjab area, in the western Punjab area. Bhagat Jawahar Mal disciple. Bhagat Jawahar Mal disciple was Balak Singh. Bhagat Jawahar Mal disciple was Balak Singh, Balak, Balak Singh. Balak Singh. He made Bhagat Jawahar Mal disciple was Balak Singh. He made Hazara province, Hazara, again Pakistan Afghanistan के पास है, Hazara province as the headquarter, Hazara province as the headquarter. Balak Singh disciple was Ram Singh. Balak Singh disciple was Ram Singh, who became the leader of Kuka in 1863. Who became the leader of Kuka in 1863? Under his leadership, राम सिंह की लीडरशिप में. आप समझ पा रहे हो ना, पहले भगत जवाहर मल के बाद बालक सिंह, और उसके बाद आपके राम सिंह, और राम सिंह के अंडर ही कुका मूवमेंट फुल्ली पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई. रिलीजियस मूवमेंट की जगह पॉलिटिकल मूवमेंट हो गई. एक एम ब्रिटिश को हटाना है और सिख साम्राज्य फिर से एस्टेब्लिश करना है. और आप समझ सकते हो ये कब की बात है, 1863, मतलब 1857 का रिवोल्ट हो चुका था. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, डायरेक्ट रूल कर लिया था. तो ब्रिटिश तो इतनी आसानी से जाने वाले थे ही नहीं. उन्होंने यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी बनाने शुरू कर दिए थे 1861 में. सारा चीज वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे. तो ब्रिटिश तो जाने वाले थे नहीं. तो अगर आपने ब्रिटिश को सॉवरेनिटी से पंगा लिया है तो ब्रिटिश तो फुल फ्लैश ताकत लगा ही देंगे. ओके, लिख लीजिए. अंडर राम सिंह, द under the leadership of Ram Singh, the political aspect of movement manifested itself at its best. The political aspect of movement manifested itself at its best he appointed Subah, SUBAH, सुबह नहीं है, सूबेदार जैसे. he appointed Subah and Nayab Subhas. He appointed Subhas and Nayab Subhas to organize the sect in different parts of Punjab. In Ram Singh led the Kuka revolt. Against British in 1869 at Firozpur.
led the Kuka revolt against British in 1869 at Firozpur. Again in 1871, Ram Singh led Kukas. Ram Singh led Kukas attacked. Ram Singh led Kukas attacked Maler Kotla and Malod. Maler Kotla and Malod. And thus from 1871 onwards, British took the Kuka threat seriously. British took the Kuka threat seriously. Even after 1871, 68 Kuka surrendered before British. 68 Kuka surrendered before the British. सरेंडर कर दिया था. अब यहाँ पे याद करो, मैंने एक बार आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में चीज बताई थी. रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, पर जहां बात ब्रिटिश वर्सेस इंडिया की आती थी, वो कभी रूल ऑफ लॉ नहीं मानते थे. इन 68 के 68 को ब्रिटिश ने विदाउट ट्रायल, मतलब कोई सुनवाई नहीं, सीधे एग्जीक्यूट कर दिया. क्योंकि ब्रिटिश अगेन मेन टारगेट वही था कि आप हमारे अगेंस्ट कैसे रूल करो, ब्रिटेन के अगेंस्ट किस तरीके से आप करो. 68 के 68 को खत्म कर दिया. कुका को लोगों में डर बैठाने के लिए कुका को तोप के आगे खड़े होकर के सीधे गोलों से उड़ाया जाता था कुका सपोर्टर्स को. ओके, लिख लीजिए. एक्सक्यूज मी सर. यस यस. सर 1857 के बाद ही आईपीसी में शायद सेडिशन वगैरह के सेक्शन डाले थे ना? हाँ हाँ, मतलब ये रियल में जो भारत की जो आईपीसीज के जो गई है, वो आपके इनके 1861 से जो शुरुआत हुई थी, वो 1871, 72, 73 इनके वेरियस समय में सेक्शंस डालते चले गए थे. ओके, और आपके ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश, फॉर्मली ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो चुका था भाई. इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था. फॉर्मली ब्रिटिश रूल तो 1858 के बाद से स्टैब्लिश हुआ, और उन्हीं ने, और उसी में ये कानून था सेडिशन का कानून. सेडिशन मतलब देशद्रोह, कि अगर आप ब्रिटेन के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट लगा रहे हैं या कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सेडिशन के अगेंस्ट बुक किया जाएगा, और आपको टू वेज अ वॉर अगेंस्ट किंग या क्वीन या क्राउन, टू वेज अ वॉर अगेंस्ट क्राउन की वो लगाई जाएगी आईपीसी. वो सबसे बड़ी क्राउन होती है. अभी भी आपने देखा होगा राजद्रोह की वो चीज हटा दी गई है. अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया, क्योंकि राजद्रोह तो ब्रिटिश का था, हमारे इसमें कोई राज थोड़ा ना चल रहा. ओके, तो ये सेडिशन का जो कानून था, ये तो ब्रिटिश का द्वारा चीज थी, और इस समय तक ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडिया में फॉर्मली स्टैब्लिश हो चुका था. तो वो अपने हर मूवमेंट को उसके अगेंस्ट, जो ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट जाती है, वो ब्रिटिश आसानी से नहीं छोड़ते थे. यही रीजन है मैं यहां से कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट को कनेक्ट कर रहा हूं. दैट्स व्हाई मॉडरेट्स वर इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक दो बार और बता चुका, अगर कांग्रेस में शुरुआत से एक्सट्रीमिस्ट आ गए होते, तो ब्रिटिश को कांग्रेस को कुचलते हुए सेकंड्स भर नहीं लगते. इट वाज कांग्रेस सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ मॉडरेट्स. 1885 में कांग्रेस बनी, और कांग्रेस को 1905 तक, ऑलमोस्ट 1905 तक मॉडरेट्स ने कंट्रोल रखा. तो 1885 टू 1905 20 साल मॉडरेट्स रहे, और मॉडरेट्स हमेशा ब्रिटिश के आगे रिक्वेस्ट ही करते रहते थे, आपके बेगिंग करते थे मॉडरेट. तो ब्रिटिश को मॉडरेट से कोई डर नहीं लगता. और अगर एक्सट्रीमिस्ट शुरुआत से आ गए होते, मतलब कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट के 5 साल बाद ही एक्सट्रीमिस्ट आ गए होते, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड प्रॉपर रिसोर्सेज
टू क्रश द कांग्रेस। तो कल को आपसे क्वेश्चन बनता है मेंस में, जीएस मेंस में, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडरेट्स, वेदर यू डोंट यू थिंक दैट कांग्रेस फेल्ड ड्यूरिंग द मॉडरेट्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के लिख देना, एक साइडेड आंसर नहीं होगा। मतलब इसमें आपको मॉडरेट्स की सिग्निफिकेंस दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ब्रिटिश ने मॉडरेट्स की कोई भी डिमांड नहीं कंसीड की, तो मतलब वो फेलियर थे। तो फेलियर थे तो डू यू एग्री दैट मॉडरेट्स वर मतलब फेल्ड, मॉडरेट्स फेल्ड इन कांग्रेस, फेल्ड द कांग्रेस। आप कहोगे नो सर, मॉडरेट्स कांग्रेस को फेल, उन्होंने वो चीज की जिसका आगे चल करके एक्सट्रीमिस्ट ने फायदा उठाया और सबसे आगे चल करके महात्मा गांधी लेड कांग्रेस ने उठाया। तो ये कांग्रेस के क्लास फेजेस हैं, फेज 1 मॉडरेट्स, देन एक्सट्रीमिस्ट और फिर गांधीयन फेज। कांग्रेस के 3 फेज आते हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन। और गांधीयन ने मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट दोनों की चीज को इंटरमिंगल किया। कभी वो ब्रिटिश से दोस्ती कर लेते थे, कभी वो टोटली एंटी एंटी ब्रिटिश हो जाते थे। मतलब मैं अगर गांधी जी के जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने पढ़ा है अपने समय में, गांधी जी को अगर डिस्क्राइब करें तो गांधी जी को ब्रिटिश कभी समझ ही नहीं पाए थे कि कब कौन ये बंदा कब गुगली फेंकेगा, कब ऑफ स्पिन फेंकेगा, कब ये बाउंसर फेंक देगा, वो नहीं समझ पाए थे गांधी जी को। कभी तो दोस्ती कर लेते थे कि हाँ भाई ठीक है, साथ में गांधी इरविन पैक्ट कर रहे हैं आमने सामने बैठ करके। कभी वो कहते नहीं क्विट इंडिया, क्योंकि भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत को मतलब छोड़ दो, भगवान के लिए भारत को छोड़ दो, ओके, और जस्ट लीव इंडिया। तो गांधी की अगर आप स्ट्रेटजी पढ़ोगे, किताबों में दे रखी है, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स दोनों की स्ट्रेटजी का मिक्सचर किया था। और ब्रिटिश समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बंदे को हम किस तरीके से, अगर टोटली एक्सट्रीमिस्ट हो तो ब्रिटिश के पास रिसोर्सेज इतने थे, आर्मी थी, पुलिस थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, जेल में बंद कर देते। प्रशासन के अगेंस्ट जाओगे तो प्रशासन को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको कुचलते हुए, ओके। प्रशासन को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको कुचलते हुए। प्रशासन बहुत बड़ी चीज है, प्रशासन बहुत बड़ी, प्रशासन में जो देश चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, पुलिस, आईपीएस, बहुत बड़ी चीज है प्रशासन। प्रशासन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ये प्रशासन एक ढांचा है जिसमें हम सब आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब गांधी जी वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। बहुत आसान है गांधी जी को क्रिटिसाइज करना, पर आप सोचो उस बंदे ने उस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, और वो प्रशासन उस समय बिल्कुल रुथलेस प्रशासन था, रुथलेस, जिसे तोप के आगे खड़े होकर उड़ाने में उसे सेकंड्स के, वहां पे उस समय के, कभी इफ यू मतलब कभी आप ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके हो जो ब्रिटिश पीरियड में रहे हो, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ब्रिटिश पीरियड में थे, ओके, तो वो बताते हैं अमूमन जनरल केस में भी, मतलब आपने जरा सा भी विद्रोह किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, सीधे फांसी। भले ही आपने किसी के ऊपर अटैक किया न हो ना किया हो, पर अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट किया है, या तो सीधे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास, या फांसी। सेकेंड थॉट रखते ही नहीं थे ब्रिटिश। तो गाइज ये सारी चीजें थी कि ब्रिटिश 1871 के बाद कुका मूवमेंट के अगेंस्ट सजग हुए और इन्होंने कुकास को खत्म करना शुरू किया, ओके। कुकास ने कहा अब हम कैसे कहां से लेके आए, कुकास ने जाट्स को अपनी ओर शामिल करना शुरू किया। जाट्स को, जो हरियाणा, पंजाब हरियाणा के, जो आज का जो हरियाणा है उसमें पंजाबी एरिया था, वहां के जाट्स को और मोटिवेट किया टू सो दैट दे कैन come with the Kukas, okay, they can join the Kuka movement, okay, but British at last overpowered them and finished this Kuka movement, okay. लिखिए class, all the 68 were executed without trial, Ram Singh was held responsible for Kuka outbreak. Ram Singh was held responsible for Kuka outbreak. He was captured
in 1872 and transported to Rangoon in 1872 and was transported to Rangoon. सीधे बर्मा भेज दिया. Transported to Rangoon, where he died in 1885. Kuka recruited large number of people, mainly Jats. Kuka recruited large number of people, mainly Jats, imparted military training to them. They destroyed idols, IDOLS, idols and shrines. They destroyed idols and shrines. They murdered butchers of cow. They murdered butchers of cow, and thus their action bring them into open conflict with British authorities. Their action bring them into open conflict with British authorities. Open conflict with British authorities. अब जो बोल रहा हूं प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. Kuka recognized Guru Gobind Singh as only the true Guru of Sikh. ये थोड़ा सा प्रीलिम्स अगर नहीं पढ़ के ये सही से नहीं पढ़ के जाओगे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे. Kuka recognized Guru Gobind Singh as only true Guru of Sikh. True Guru of Sikh. सिख के असली गुरु गुरु गोविंद सिंह है. मतलब गुरु नानक देव को ये उतना रेवर नहीं करते थे जितना गुरु गोविंद सिंह जी को करते थे. ओके. Their religious reform included prohibition of all worship, abolition of caste, abstinence from meat, liquor and drugs, So you are not audible. restriction on intercaste marriage, and abstinence from meat, liquor and drugs. Abstinence from meat, liquor and drugs. देखिए, it is to be noted that नामधारी Sikh sect, which was established on 14th April 1857, at Ludhiana, at a village known as Bhaini Araiya, was established by Ram Singh only.
ये कुका लीडर, इन्होंने शुरू किया था नामधारी सेक्ट, बस राम सिंह ओनली। ये वैसे मैं आपको रिलीजियस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाता, पर आपको बता दिया है, क्योंकि आपको वहां भी आपको राम सिंह नामधारी सेक्ट पढ़ाएंगे। जो नामधारी होते हैं ना, सिख में एक नामधारी संप्रदाय होता है, नामधारी, वो राम सिंह ने ही स्टैब्लिश किया था। ओके, डिटेल्स से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब रिलीजियस रेनेसा, इंडिया का रेनेसा पढ़ाएंगे। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, तो यहाँ पे आपका पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट खत्म होती है। कल जो पढ़ाएंगे उसमें इतना डिटेल नहीं लगेगा, बिकॉज वो लाइक ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, कौन रिवोल्ट कहाँ हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये सारा चीज है, इतना डिटेल से नहीं। ये डिटेल जब बस ये 5 थे जो डिटेल थे, क्योंकि पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट इंपॉर्टेंट भी होती है क्लास अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, सो कल वो सॉरी कल तो क्लास पॉलिटी का है। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे वो हम नेक्स्ट मंडे को उठाएंगे, ठीक है? Next, we will take this topic on next Monday, and I think by Tuesday we will start with the Renaissance. Okay, India's religious reform movement, Renaissance. Okay, religious reform movement शुरू करेंगे जो राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगेन इंपॉर्टेंट है। That will be the 4th chapter. Okay, 4th chapter of मॉडर्न इंडिया क्लास। आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चीजें समझ में आ गई, फैक्ट सारे समझ में आ गए, ठीक है? तो क्लास within 5 minutes I am starting with the polity. With I have to start with contempt of court. Okay, and then we will take the independence of court, and then judicial review, judicial activism, and judicial overreach. Okay class, ठीक है? Thank you, thanks a lot.